Finally. So yeah. So welcome on the program and thank so you for much. being brave and for coming in. So हमारा मकसद यही है कि based on your experiences and what you see in the hospital and in ward, we could build that up. And you must have seen quite a lot of stuff going on in terms of late presentations कि लोग अपने टाइम पर, खासतौर पे इन दिनों में कि टाइम पर जो है जिस टाइम उनको हेल्प चाहिए होती है उस वक्त नहीं ले रहे होते, हॉस्पिटल कांटेक्ट नहीं करते. So what are you seeing these days? Just a sort of a brief thing and then we can talk about generally what the condition is. बिल्कुल. So जब से COVID-19 की स्केयर शुरू हुई है, काफ़ी लोग हॉस्पिटल आने से काफ़ी डरते हैं क्योंकि उनको होता है कि हम हॉस्पिटल आएंगे तो हमें हो जाएगा COVID-19. जिसकी वजह से काफ़ी सीरियस प्रेजेंटेशंस हार्ट अटैक वगैरह की हुई हैं क्योंकि दे हैवंट कम इन अर्ली इनफ. वेयर कि जब आपको सिम्टम्स होते हैं तो दिल का जिस्म दौरा पड़ता है और आप आते हैं तो देयर स्टफ दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस. लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी पीपल आ रहे हैं जिनकी काफ़ी सिवियर कॉम्प्लिकेशंस हैं बिकॉज देव हैड अ हार्ट अटैक और समथिंग. पर उनको है कि हम घर में मैनेज कर लेंगे, अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड दैट कैन बी क्वाइट सीरियस एंड क्वाइट लाइफ थ्रेटनिंग. और उसके अलावा ये भी है ना कि मीडिया में हर जगह में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कि जी डॉक्टर के पास ना जाएं, हॉस्पिटल ना जाएं, इमरजेंसी में ना जाएं या जीपी के पास ना जाएं. तो आई थिंक पीपल डोंट नेसेसरली ऑलवेज पे मच अटेंशन टू द डिटेल्स कि कब आपको नहीं जाना और कब आपको, और व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव वेज टू सीक हेल्प. आई थिंक मैं जो अपने पेशेंट्स वगैरह को भी कहती हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है कॉल 111. बेशक सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं सीरियस है, दे आर ट्रेन्ड एंड दे लेट यू नो कि अगर आपको अस्पताल जाना चाहिए या नहीं. द अदर पर्सन इज टू स्पीक टू योर जीपीज क्योंकि जो रिसेप्शनिस्ट वगैरह हैं वो भी आपसे कुछ बातचीतें कर सकते हैं और अगर वो थिंक इट्स वेरी सीरियस दे टेल यू टू गो टू हॉस्पिटल. Guys, I'm trying my best to speak in Urdu. मेरी काफी टूटी फूटी है. साइना अब लिस्टर्स को बताते चले, इट्स अ चेस्ट पेन कि जो बेसिकली आपको जो चेस्ट पेन होता है जिसकी वजह ये होती है कि आपके जो हार्ट को है उसको ब्लड फ्लो किसी वजह से कम है, उसको पूरे तरीके से मिल नहीं रहा, तो उसके नतीजे में चेस्ट पेन की जो अलामात हैं वो जाहिर होती हैं. एंड चेस्ट पेन हो सकता है आपको या मुख्तलिफ किस्म की फीलिंग्स आती हैं, जैसे यू फील टाइट, आपको ऐसा लगेगा कि चेस्ट के अराउंड में बहुत ज्यादा जोर से बैंड बांध दिया है, या यू फील वेरी वेरी डल और वेरी वेरी हैवी, बहुत ज्यादा वहां पे किसी, बाज लोग इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे एक हाथी या कोई चीज बैठी हुई है चेस्ट के ऊपर. तो इस तरह की जो फीलिंग है, और कुछ लोगों को उसके अलावा ये कि कुछ थोड़ी सी दूसरी फीलिंग भी आ सकती है, जैसे नौजिया हो सकता है हल्का फुल्का. और ये पेन जो है यूजली किसी किस्म के फिजिकल एक्सर्शन से या स्ट्रेस से, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, आपने थोड़ा ज्यादा चल लिया या थोड़ा ज्यादा काम कर लिया, तो उस वक्त आपको होता है. अगर आपने रेस्ट किया तो उससे ठीक हो जाता है. एम आई राइट इन सेइंग दैट अमना? और ये बताएंगे कि होता क्यों है, इसकी वजह क्या हो सकती है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है. तो जैसे 2 टाइप के एंजाइना होते हैं. जो आपने कहा कि जो एक्टिविटी की वजह से होता है, दैट इज समथिंग व्हाट कॉल्ड स्टेबल एंजाइना. बिल्कुल. वो ज्यादा कॉमन है और ज्यादा सेफ है क्योंकि हमें पता है कि जब आपको ज्यादा एक्सरसाइज या वर्जिश वगैरह आप लोग कर रहे हैं तो हार्ट को ज्यादा ब्लड वगैरह चाहिए, जिसकी वजह से जब आपकी ब्लड वेसल्स बेसिकली उसमें नैरोइंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड आपके हार्ट को नहीं पहुंच सकता. और हम 1 मिनट में बात करेंगे कि वो नैरोइंग होती क्यों है. बिल्कुल. तो अगर आपको इस तरह की हो रहे हैं कि जब आप वर्जिश करते हो, सीढ़ियों से ऊपर वगैरह जाते हो, और आपको स्प्रे दे सकते हैं टू हेल्प विद द सिम्टम्स. पर जो एक दूसरी टाइप का एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना, वो होता है कि आपको चेस्ट में कभी भी पेन हो सकती है, आप बैठे हुए हो या आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो. और वो एंजाइना है जिसके लिए हम बहुत वरी करते हैं, मतलब हम दोनों के लिए करते हैं. और उसका ये है कि यू आर मच मोर लाइकली टू हैव अ हार्ट अटैक विदाउट नोइंग, अगर आपको अनस्टेबल एंजाइना है. पर दोनों की वजह से आपका इंक्रीज रिस्क तो है एंजाइना का. तो ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोगों को जिनको अनस्टेबल एंजाइना स्टेबल एंजाइना हो पहले, और फिर उसके बाद उनका एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना में भी कन्वर्ट हो जाता है, कि पहले सिर्फ आपको एक्सर्शन वगैरह पे हो रहा है जब आपने काम किया उस तरह से, और फिर चलते चलते अगर आपने नहीं उसको चेक करवाया, नहीं देखा, तो देन इट बिकम्स अनस्टेबल एंड देन आपको किसी भी टाइम हो रहा होता है. बिल्कुल. जो अनस्टेबल है इज अ मोर सिवियर टाइप. Okay. I don't know how to say that in Urdu, severe. But definitely I think दोनों, अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, चेस्ट में पैल्पिटेशंस हो रही हैं, टाइटनेस हो रहा है,
you get short of breath going up the stairs, it is better to go and speak to your GP and get investigated, especially अगर आपको एंजाइना का डायग्नोसिस नहीं है. बिकॉज अगर आप उसको छोड़ देंगे, हमारे कल्चर में काफ़ी होता है, लाइक मैं अपने पेरेंट्स के साथ देखती हूँ एंड एवरीथिंग, कहते हैं आप स्तर दिए ना, बुढ़ापा हो गया है. तो एंड आई थिंक इट्स रियली सीरियस कि वी नीड टू गो एंड इन्वेस्टिगेट दीज थिंग्स, स्पेशली से हमारा लाइफस्टाइल वगैरह भी है, हमारी डाइट भी है, देयर ऑल रिस्क फैक्टर्स फॉर इट. और हमें वैसे भी पता है कि एशियंस और ये पाकिस्तानी इंडियन पॉपुलेशंस में दिल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. ऑल्सो क्योंकि हम एक्सरसाइज वगैरह. तो उसके सिम्टम्स में थोड़ा सा और ऐड कर दें कि चेस्ट पेन की जैसे हमने बात की, वुड यू ऑल्सो सी दैट आपको ऐसे मरीज भी देखते हैं कि चेस्ट पेन इज अ वेरी काइंड ऑफ कॉमन सिम्टम, ज्यादातर लोगों में यही होता है, लेकिन ये कि कुछ लोगों में बाजू का थोड़ा सा वेरीड भी होता है कि जैसे लेफ्ट आर्म में दर्द हो रही हो, उसमें रेडिएट कर सकता है, या कुछ लोगों में बाजू का तो उनकी नेक में, गर्दन में या जॉ में या इस तरह से भी दर्द हो सकता है. तो आप वो कितना कॉमनली देखते हैं? एंजाइना में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादातर हार्ट अटैक में वो काफ़ी होता है, लेकिन लाइक आई सेड हर बंदा एक इंडिविजुअल है. और जो हमारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह कहती हैं वो रफली 10% पेशेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. सो आई थिंक अगर एनीथिंग दैट इज नॉट योर नॉर्मल, I think you should speak to somebody about it. बिल्कुल. और आपने बिल्कुल ठीक कहा. The other common things जो people कहते हैं वो कहते हैं हमें short of breath हो जाते हैं. हम जरा सा चलते हैं कदम तो सांस फूलता है. सांस, exactly. और उसमें it can be कि आपकी narrowing होगी या blood vessels की, पर इतनी नहीं है कि आपको दर्द वगैरह हो. तो I think anything जो आपका normal नहीं है, don't put it to old age या बुढ़ापा. Definitely speak to somebody about it because there might be something going on. अच्छा, आप बात कर रहे थे कि होती क्यों है narrowing? हाँ जी. So like I was trying to see how to explain it in Urdu, right? So the way I want to think is कि जो हमारी blood supply heart की है, जो blood vessels हैं, think of them as a tube, जिस तरह हम जिनसे पानी नहीं देते. And over years क्या होता है कि जो उसकी wall है उसके अंदर deposits होने शुरू हो जाते हैं. वो यूजली फैटी डिपॉजिट्स होते हैं, और उनकी वजह से जो हमारी व्हाट यू कॉल द लूमेन, जिसका जब से वॉल से वो पुश करता है, तो इट्स नॉट लाइक वी कैन जस्ट क्लियर इट लाइक यू वुड क्लियर अ ड्रेन. तो अगर वो नैरोइंग क्वाइट सिग्निफिकेंट है तो वो दे नीड टू स्टेंट इट, तो बलून करके वो एक्सपैंड करते हैं उसको, फिर उसके अंदर स्टेंट डाल देते हैं. A lot of patients जब मेरे पूछते हैं तो कहते हैं हाँ बस क्लॉग हो गया, तो कैन यू नॉट जस्ट वॉश इट आउट? And unfortunately you can't do that. But I think the risk factors जो हमारे होते हैं इसके लिए कि आपकी कोई और other diseases हैं such as diabetes, high blood pressure as well. A lot of people don't think कि high blood pressure की वजह से हमें angina या heart का दौरा हो सकता है, but it's actually one of the leading causes of it. फिर also हमारी diet. कोलेस्ट्रॉल जिन लोगों का हाई हो, कोलेस्ट्रॉल एब्सोल्युटली. अगर हम स्मोकिंग करते हैं, दैट्स अनदर वन. एंड हमारी डाइट इन यूजुअल लाइक हम पराठे, घी में भरी हुई चीजें जो है, जो मिठास हम खाते हैं, ये सारा कुछ इट ऑल कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स इट. एंड ऑल्सो अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें, उसकी वजह से भी वी आर एट एन इंक्रीज रिस्क ऑफ इट. तो दोज आर द कॉमन थिंग्स. बिल्कुल. उसके अलावा कुछ ये है कि अगर आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ हमारी जिसे कहा जाता है ना कि वेयर एंड टेयर, तो उम्र के साथ साथ आपके जिस्म में भी चीजें बदलती हैं. तो जैसे आप कोई चीज नहीं लेके आते तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही होती है, और जैसे जैसे ओल्ड होनी शुरू होती है तो थोड़ा बहुत उसके अंदर कहीं ना कहीं, तो वो हमारे इंसानी जिस्म के साथ भी ऐसा ही होता है. तो ओल्ड एज में काफी चलते चलते कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन बाकी ये सारी चीजें जो आपने डिस्क्राइब की है वो इन सारी बातों को बढ़ा देती हैं. तो इसको इसी तरह से बता सकते हैं जैसे आपने कहा कि जो छोटी छोटी नालियां हैं, 2 बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट को सप्लाई करती हैं ब्लड, और अगर उनमें वो छोटी होनी शुरू हो जाए, वो छोटी जैसे हमने आपने बताया कि उसमें डिपेंडिंग ऑन आप क्या खाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना चलते फिरते, कितना पानी पीते हैं, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं. और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप पानी के पाइप को भी देखें इस्तेमाल हो रहा, कोई अगर ट्रांसपेरेंट पाइप अगर देखें तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता उसका जो वो ट्रांसपेरेंसी उसकी खत्म होने लगती है, क्योंकि पानी तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर मिनरल्स और दूसरी चीजें हैं जो कि डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं दीवारों के साथ पाइप के. तो वो करते करते इसी तरह से हार्ट के साथ भी होता है. तो जब वो बहुत ज्यादा ऐसा होना शुरू हो जाए कि जब और फिर थकावट में या एक्सरसाइज के टाइम पे ऐसा क्यों होता है कि चूंकि आपके हार्ट को ज्यादा
ब्लड की जरूरत होती है उस वक्त, और उस पाइप के अंदर इतनी जगह नहीं बची हुई कि उसमें से ज्यादा जो है ब्लड निकल सके। तो नतीजतन आपका जो दिल है वो चीखें मारना शुरू कर देता है कि जी मुझे ब्लड मजीद दो, और वो जो चीखें हैं आपको पेन की सूरत में फील होती हैं। जी बिल्कुल। तो हमने कॉजेस पे बात की, एथेरोस्क्लेरोसिस की, ये वो छोटा सा जो डिपॉजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं वो जैसे 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 ल्यूमन को कम करते वो हो गया। आपने बात की अनहेल्दी डाइट की, लैक ऑफ एक्सरसाइज। लेकिन अब ना ये है ना कि ये चीजें तो अगर आपको हो गया फिर आप करें तो वो तो फायदा नहीं है ना, ये तो बहुत पहले से शुरू करनी चाहिए टू मेक श्योर कि सिम्टम्स नहीं भी हैं तो भी खाना पीना ठीक खाएं, एक्सरसाइज ठीक से करें। Yes and no. I think आपको अपेक्षक हो भी गया तो we can still make the changes. And उसकी वजह से आपको बहुत impact होगा. Especially अगर for example आपकी diet है और आप exercise वगैरह नहीं कर रहे, just by having a balanced diet जिसमें हम नमक का, शुगर वगैरह का और मतलब फैट्स वगैरह का अगर ख्याल रखें और हम रेगुलरली like just 30 minutes walk हर दिन करें, that can make a huge difference. It doesn't need to be big steps कि हम जिम जा रहे हैं 3 घंटे हर दिन. It's the little things. Instead of अगर आपने 1-2 फ्लोर ऊपर जाना, instead of taking the lift, सांस बहुत फूल जाएगा, तो then don't do stuff that will make you worse. और आहिस्ता आहिस्ता करिए, एक दिन में ही ना 10 दफा सीढ़ियां चढ़ना उतरना शुरू कर दो। Absolutely. अगर हमारे listeners बिल्कुल मेरे like family की तरह हैं, उनको होता है हम माउंट एवरेस्ट day 1 पे क्लाइम कर ले, like you have to be the best day 1. तो small steps and कतरा कतरा करके दरिया बनता है. Excellent. तो definitely, and yes, and for the young listeners और जो जिन people के भी symptoms वगैरह नहीं हैं, I think prevention is better than cure, and I think we can make healthy changes जो हमारे लिए हमारी life को long कर सकती हैं, make it healthy and quality. And जो मेरे एशियन और मुस्लिम पेशेंट्स आते हैं वो ये कहते हैं डॉक्टर पर हमारा टाइम और वक्त तो लिखा हुआ है और हमने जिंदा तो एक ही दफा रहना है. आई नो टाइम और वक्त लिखा हुआ है लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इज समथिंग एज वेल. बेशक लेंथ लिखी हो कि हमने इसी एज पे जाना है, बट वी कैन डिटरमिन द क्वालिटी. तो आप वही वाला टाइम अपना बिस्तर में परेशान होके गुजार सकते हैं या चलते फिरते हुए इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हुए गुजार सकते हैं. यस, एंड द चॉइस इज योर्स. बिल्कुल. अच्छा, अब ना ये बताएं कि अगर किसी को सिम्टम्स होते हैं, तो जैसे हमने अंजाइना की बात की, चेस्ट पेन की बात की, ब्रेथलेसनेस की बात की, फिर क्या करें? अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो और आपको नहीं पता कि आपका कोई डायग्नोसिस नहीं है ऐसी, यू जस्ट सीइंग कि आप जब तेज चलते हैं तो आपको किसी किस्म का पेन फील होता है और आपको यू नो देन व्हाट वुड यू सजेस्ट टू डू इट? First thing I'll say is go speak to your GP. Speak to somebody medically trained. And they will do investigations to see कि क्या हो रहा है. हमारे चेस्ट में काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकती हैं दर्द और जो बाकी हमने कहा टाइटनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह. तो उसके लिए डेफिनेटली यू नीड टू गो टू योर डॉक्टर एंड स्पीक टू देम कि ये मेरा हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ या ये मैं नहीं कर रही. And then they will guide you what to do. ठीक है? And I would say go sooner rather than later. People होते हैं हाँ but मैं 10 कदम नहीं चल सकता तो मैं 8 कदम चल लूंगा और वो दर्द नहीं होगी. Like this is a common conversation I have with my patients. But वो बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से. टुमारो 8 कदम 8 कदम चलेंगे तो दर्द होगा तो आप क्या बिल्कुल छोड़ देंगे? इन फ्यू मंथ्स इट विल बी कि आप 2 कदम ही बस चल सकते हैं, फिर सांस बहुत फूल जाता है. और उसकी वजह से जो भी आपका डैमेज वगैरह हो रहा है इट माइट बी टू अ पॉइंट कि वी कांट डू मच अबाउट इट. तो आई डेफिनेटली थिंक कि जितने भी आपके सटल सिम्टम्स हैं जो भी हैं, स्पीक टू योर जीपी. ठीक है? और अगर आपको अभी आपको अगर बहुत ही दर्द हो रही है और बड़े आप स्वेटी क्लैमी हैं, आपके लेफ्ट और राइट हाथ में जा रहा है या आपके नेक में जा रही है दर्द वगैरह, इट साउंड्स लाइक इट्स क्वाइट सीरियस, कॉल 999 या कॉल 111 और आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं एंड देन कम टू द हॉस्पिटल. बिकॉज a lot of people जो डायबिटिक और हाइपरटेंसिव होते हैं उनको दिल का दौरा हो जाता है एंड दे डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट. क्योंकि पेन फील नहीं होता उनको. बिल्कुल पेन नहीं होता, बट उनको अदर थिंग्स होती है. लाइक वो होता है कि हम स्वेटी थे, हम क्लैमी थे, आई जस्ट वाज़न्ट माई सेल्फ इज अनदर थिंग दे से कि हाँ डॉक्टर बस मैं अंडर द वेदर था. और एंड यू लुक एट इट एंड लाइक एक्चुअली आपको दिल का दौरा काफी बड़ा सा हुआ है.
तो इसीलिए you weren't yourself. तो I think if नॉट डायग्नोज विद एंजाइना, आपको पता नहीं है कि आपकी डायग्नोसिस है, तो फिर आप ये और आप देखते हैं कि आप कोई काम करते वक्त या सीढ़ियां चढ़ते हैं या कोई भी ऐसा एक्सरसाइज एक्सर्शन वाला काम करते हैं, उस पर अगर आपको दर्द हो रहा है तो कोशिश करें उस काम को स्टॉप करें और देखिए दर्द जाता है कि नहीं. यूजली एंजाइना का जो पेन है वो थोड़ी फ्यू मिनट्स में खत्म हो जाता है. एंड इफ अगर आपको वो पैटर्न दिखता है, फिर जैसे आप अमना ने कहा कि फिर डॉक्टर से रुजू करें, या बहुत ज्यादा दर्द है तो 999 को डायल करें, क्योंकि ये कि कुछ आपको नहीं पता कि इट्स ओनली स्मॉल काइंड ऑफ एपिसोड है एंजाइना का या हार्ट अटैक है, क्योंकि कुछ कंडीशंस में नहीं पता चलता. अगर आप डायबिटिक हैं या कुछ इस तरह की चीज है तो यू वुडंट नो, उसका जो पेन है वो उतना नहीं होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा, तो यू आर बेटर ऑफ कि आप उस पर हेल्प करें. दूसरी अंजाना अमना ये भी कहते हैं ना कि अगर एस्पिरिन है आपके पास इजीली अवेलेबल, अगर आपको एलर्जीज नहीं है और आपको दर्द हो रहा है बार बार, तो एस्पिरिन ले सकते हैं. इज दैट ट्रू? Yes, that's true. और यूजली अगर आप एम्बुलेंस को भी कॉल करेंगे वो आपको सबसे पहले एस्पिरिन देंगे. उसका ये है कि we've had a few patients जिन्होंने पहले कभी एस्पिरिन नहीं ली और फिर लिया तो उनको एलर्जिक रिएक्शन हो गया. तो I mean although that हम लोग अस्पताल में ये करेंगे, if you've never taken it in your life, I would still speak to the medical services. Okay. अगर for example आपको कुछ हो रहा है, call your GP and ask them, and then उनकी advice पे. I wouldn't try to self-medicate. Because तो आप ले लें. अगर आपको पता है आपको उससे एलर्जीज होती हैं तो ना लें, और अगर आपने कभी नहीं ली तो भी ना लें, बिकॉज वी डोंट वांट यू टू हैव एलर्जिक रिएक्शन टू इट. और हम जब एलर्जिक रिएक्शन की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं बिकम इची, रैश हो जाती है आपको, ये स्वेलिंग अराउंड योर फेस, योर लिप्स हो जाते हैं, एंड बहुत ही सीवियर केसेस में सांस फूलना शुरू हो जाता है तो और ज्यादा चीजें खराब हो जाती. बिल्कुल. अच्छा, ये तो हमने बात की ना उन लोगों की जिनको डायग्नोज नहीं है. अगर जिन सिम्टम्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, उनको शायद मेडिकेशंस भी उनको पता होंगी कि कौन सी मेडिकेशंस उनको बताई गई होंगी कि अगर आपको दर्द है तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं जबान पे रखने के लिए, या स्प्रेज होते हैं यूजली. उनको क्या करना चाहिए अगर उनको एंजाइना का अटैक हो रहा है या दवाइयां काम अगर उनको एंजाइना का अटैक हो रहा है? अगर एंजाइना का अटैक हो रहा है तो they will have advice from the doctor to escalate and come into hospital. तो अगर 5 मिनट में आपके सिम्टम्स जो इम्प्रूव नहीं होते, सो देन यू विल हैव टू उसी तरह से आपको हेल्प लेने की जरूरत है. चलें जी, अब हमारे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है और हम ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और खासतौर पे देखेंगे कि कोविड मैं निकला वो टैक्सी लेके, और रास्ते पर एक मोड़ आया, मैं उठे टैक्सी तोड़ आया. मैं घर आया और बुढ़ी ने सानू बहुत रुलाया. अगर आप मुस्कुराना चाहते हो तो मिस्टर कॉम्पनसेटर को अपना टैक्सी क्लेम दो, और अभी मिस्टर कॉम्पनसेटर जो क्लेम के बादशाह हैं, अपफ्रंट रेफरल देते हैं. हाँ, आपने ठीक सुना, अपफ्रंट अपना 2000 पाउंड ले लो. कॉल करो 0114 3863 386. It's what a believer holds on to. Many around the world remain hopeful, patiently waiting for your generosity. Bring hope to millions and trust Allah. Hold on to hope and help save lives. Visit muslimhands.org.uk today. Your charity removes calamity. World Healthcare is seeking to build the first ever JCI accredited smart hospital, inviting you to kindly donate £30 to us this Ramadan, which works out to be £1 for every day of this blessed month, therefore enabling you to maximize the rewards available. You can do this by visiting www.dwh.global and clicking on the Just Giving link at the top. Lux Laser and Beauty Clinic, opening soon, 244 to 248 London Road, Sheffield, S2 4LW. We specialise in weight loss treatments, laser hair removal, beauty service at www.luxlaserandbeautyclinic.co.uk, or call us 0114 255 9888.
the only wedding venue in Sheffield that offers you an all-in-one package, Maya Suite by Chandani. Here at Maya, we offer an impeccable 5-star service. Our brand new venue has a vibrant, contemporary environment filled with stylish spaces. We have our own private car park and garden. Minutes away from Meadowhall Shopping Centre, we at Maya guaranteed to provide the best service for your occasion. 960 960 840. King's Medina Dates. Premium quality dates from Saudi Arabia. Available from leading Asian supermarkets. For more information, visit. This is an important update from the government about coronavirus. We all need to stay alert so we can control the virus and reduce the risk of infection. To stay alert, you must remain at home as much as possible. Work from home if you can, 2 meters apart where possible. Continue to wash your hands regularly. Do not leave home if you or anyone in your household has symptoms. Stay alert. Control the virus. Save lives. वेलकम। हमें अभी ज्वाइन किया है, उनको बता दें दिस इज़ हेल्थ शो विद परवीन अली, और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हेल्थ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। हमारा मकसद होता है कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके बाय दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, बाय नर्सेज, बाय डॉक्टर्स, जो उनको पता है कि सके। तो ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की अंजाइना की, जो कि दिल का दर्द जिसको कहते हैं पड़ता है। ये यूजली दिल का दौरा पड़ने से पहले की थोड़ी अलामात होती हैं। अगर ये दर्द बहुत ज्यादा हो जाए, मैनेज नहीं किया जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है या पड़ गया। तो ये उससे बचने के लिए हमारी कोशिश होती है, या हम ये बताते हैं कि जी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आपको मेडिकल हेल्प जो है उस वक्त लेने की जरूरत होती है। अच्छा अमना, अब इस बात पे बात करेंगे कि ये तो हमने ये बोला कि जी अंजाइना के सिम्टम्स और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से हैं। अगर आपको ऑलरेडी अंजाइना है तो उसको क्या किया जा सकता है किसी, और अचानक से जो मैनेजमेंट है उसमें क्या करना चाहिए। आपने ये भी बताया कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं किसी भी तरह से तो आप डॉक्टर के पास जाएं, जीपी के पास, उनसे बात करें। तो कैन यू से समथिंग अबाउट कि जब आप जीपी के पास जाते हैं तो वो क्या पूछेंगे आपसे, किस तरह की, और आगे की जो फर्दर मैटर्स क्या है। दे विल डू ब्लड टेस्ट कि वी नो कि पीपल जिनको एंजाइना होता है, सम ऑफ देम कैन हैव हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एज वेल, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी चेक होंगे। एंड बिकॉज डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या हमें मिलता है, आपका लिवर फंक्शन, किडनी का फंक्शन भी हम चेक करते हैं। ट्रेसिंग ऑफ द हार्ट वो भी करते हैं टू सी कि कुछ एरिथमियाज वगैरह तो नहीं हो रहे। एंड वंस वी हैव ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी पुट इट ऑल टुगेदर एंड यूजुअली जीपीज डायग्नोस करते हैं एंजाइना। अगर कुछ ज़्यादा सीरियस वगैरह हो रहा है दे थिंक तो वो आपको फिर आगे अस्पताल रेफर कर देते हैं टू अ हार्ट स्पेशलिस्ट, जिधर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस वगैरह होती हैं। तो जहाँ पे एंजियोग्राफी वगैरह करके देखते हैं कि कितनी ब्लॉकेज है। एंजियोग्राफी, अल्ट्रासाउंड स्कैन ऑफ द हार्ट जिसको हम एको कहते हैं, कि किसी के क्या वगैरह हो रहा है, एंड फिर वहां से बात चलती है। तो जब जो ये हो गया, फिर उसके बाद टेस्ट हो गए, तो डायग्नोज हो गया अंजाइना की जो चीजें हैं, तो किस तरह की मैनेजमेंट है। आई थिंक देयर आर 2 थिंग्स दैट कैन हैपन, लाइक मेडिसिन के थ्रू मैनेज करते हैं या सर्जरी देखते हैं, डिपेंडिंग ऑन किसकी क्या जरूरत। इज दैट राइट? आई थिंक इनिशियली वो आपको लाइफस्टाइल एडवाइस भी देंगे। हाँ बिल्कुल, कि एक्सरसाइज ज्यादा करें, वजन लूज कर लें, स्मोकिंग स्टॉप कर लें। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको ट्रीट करें। इन टर्म्स ऑफ सर्जरी वो तो डिपेंड करता है कि अगर आपकी फाइंडिंग्स वगैरह क्या है। तो हमने जिस तरह कहा कि 2 बड़ी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, और अगर आपके टेस्ट वगैरह में शो करता है कि इट्स क्वाइट सीवियर, एंड अगर आपका एंजियोग्राम भी हो गया है, और विच इज बेसिकली हम आपके ग्रॉइन से डाई डालते हैं टू सी द वेसल्स ऑफ द हार्ट,
और अगर वो शो करता है कि उसमें ब्लॉक स्ट्रीम इंटरवेंशन, तो यूजुअली मेडिसिन से शुरू करते हैं, लेकिन ये कि ब्लॉकेज पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा तो देन दे डिसाइड कि एंजियोप्लास्टी कर, जो जैसे आपने पहले का स्टंट के जरिए से खोल देते हैं, या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जिनको फर्दर बाईपास का जो ऑपरेशन जिसे कहा जाता है उसके लिए भी जाना पड़ता है, बट यूजुअली योर डॉक्टर वुड टेल यू एंड टेक यू थ्रू इट। सो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं होती पहले से ही कि अब बस मुझे ये हो गया। एंड आई विल से कि कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली, जो ये हम सीरियस ट्रीटमेंट के साथ प्रेजेंट करते हैं, एंड वी हैव टू स्टेबलाइज देम। यूजुअली अगर आपको एंजाइना पिकअप हो गया तो थ्रू द लाइफस्टाइल एडवाइस व्हिच इज रियली इम्पोर्टेंट, लाइक फॉर एग्जांपल जो स्मोकिंग है इट इज अ ह्यूज रिस्क फैक्टर, आपका स्टंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आपको जीपी और आपका डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है कि स्टॉप स्मोकिंग, एवरी लिटिल केजी दैट यू लूज ऑफ वेट हेल्प्स यू, or eating healthily and walking 30 minutes a day. वो कहते हैं ना कि एंजाइना इज यूजुअली का हैंड दैट यू नीड टू रिड्यूस दैट रिस्क बाय, जैसे आपने कहा स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसको खत्म करें, खाना बेहतर करें, एक्सरसाइज ठीक से करें, वेट अगर का मसला है तो उसको वो सारा चीजें करें। तो आई थिंक इट्स जस्ट that sort of thing कि it's basically a sign that you need to with regards to exercise और उसके लिए जब कहते हैं, जैसे आपने कहा कि you don't बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने पहले कभी की नहीं होती है, फिर कहते हैं अच्छा जी अब तो मुझे हार्ट अटैक हो गया या प्रॉब्लम होनी शुरू होगी तो अब करूंगा तो और ज्यादा होगी, तो अब तो बिल्कुल नहीं करनी। what would you say about that? जैसे आपने पहले कहा था कि exercise still important and you can start से restrictions हैं, speaking to your GP, and now NHS का program है जिधर you can prescribe exercise. And I know it sounds really funny, but it's a good program क्योंकि उसमें होता है कि आपकी appointments with physiotherapist और personal trainers होती हैं जो आप density increase करती है. So they take everything into account. I would say to the listeners, don't use that as an excuse. Go speak to your doctor about it. Because there are ways within the NHS we can help you with that as well. Great, thank you. That I think is really useful. तो लोगों को शायद सवालात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्योंकि सिचुएशन बहुत नई है तो हमें पता ही नहीं है कि कौन से सवाल पूछने हैं, किससे पूछने हैं, कब पूछने हैं, और दे कीप पीपल वरिंग अबाउट दोज थिंग्स। सो उसमें कोशिश करते हैं थोड़े से उन सवालात को देखें, इफ दैट्स ओके। किसी किस्म की हार्ट कंडीशन है या मुझे एंजाइना है या कोई भी हार्ट कंडीशन आप ले लें, तो एम आई एट मोर रिस्क ऑफ गेटिंग COVID-19 देन समबडी जिसको नहीं है, कि मुझे COVID-19 ज्यादा जल्दी हो सकता है या ये कि मैं ज्यादा रिस्क पे हूँ उसको होने के, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I'm going to answer this question in 3 parts. पहले मेरा आंसर होगा नहीं. I think just because आपका heart condition it doesn't mean that you're more at risk of having COVID-19 infection खोजें because of your current symptoms, जो अगर आपको infection हुई है, या you're more likely to catch the infection क्योंकि आपके साथ काफी और भी कोई health problems हैं, ठीक है ना? So like for example people जिनको heart problems हैं with diabetes या कुछ और, उसमें you're more likely at risk of getting it. So we have to be very very careful about that. ठीक है ना? But then again I'll say कि जो people जिनको COVID-19 हो रहा है, about 95% of them is a mild viral infection. ठीक है ना? Sore throat, cough, इस तरह का ऑक्सीजन चाहिए होती है या ब्रीदिंग का आपको होता है, तो जिसके लिए आपको अस्पताल आना होता है. और फिर 2% केसेस में होता है कि जिधर आपको लाइक क्रिटिकल केयर की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है ना? बट वी ऑल हैव टू कीप दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना? 95% पीपल का माइल्ड सिम्टम्स हैं. तो आई नो क्योंकि पेंडेमिक है और सारा कुछ मीडिया इतना हाइप कर रहा है पूरा कोरोना वायरस और COVID-19 के बारे में, बट आई थिंक वी नीड टू बी देयर इज अ स्मॉल परसेंटेज जिसको क्वाइट सिग्निफिकेंट has been affected by it. But I mean, people have to put it into context as well. तो unnecessary डरने की जरूरत नहीं. It all depends कि आपकी हालत कैसी है, आप अपनी कंडीशन को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आपको दूसरी कौन सी कोमॉर्बिडिटीज हैं और आपका कितना ख्याल रख रहे हैं. अगर आप वो सारी रिस्की चीजें करें जिनसे मना किया गया और फिर कहें जी इन्फेक्शन ना हो, तो फिर ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है ना. मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, तो जो एडवाइस दिया है गवर्नमेंट ने, सोशल दोज आर द मोस्ट इफेक्टिव थिंग्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ वायरस. तो अगर आप ये कर रहे हैं तो इंशाल्लाह you'll be fine.
और एंड ऑल्सो लाइक हमें पता है कि कुछ लोग जो ज्यादा रिस्क पर हैं, अब उसमें ये कि आप हार्ट कंडीशन के साथ साथ आपको दूसरी चीजें भी हो सकती है ना, विच पुट्स देम टू अ लिटिल बिट मोर एट रिस्क। फॉर एग्जांपल अगर आप इम्यूनोसप्रेस्ड हैं तो आप कोई ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जिनका काम ये है कि आपकी कुव्वत मुदाफियत को या आपकी जो इम्यूनिटी है उसको सप्रेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रांसप्लांट हुआ हुआ किसी, अगर आपको कैंसर है और या रहा है, या आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या इस तरह की कोई चीज है, तो दैट वुड पुट यू ऑन रिस्क। अगर आपको ल्यूकीमिया या कोई और तरह का जो है कैंसर है, कंडीशन है, और उसके साथ साथ हार्ट डिजीज भी है, तो आप थोड़ा सा रिस्क आपका बढ़ जाता है। अगर आपकी उम्र जो है वो ज्यादा है और उसके अलावा अगर आपको हार्ट की जो कंडीशंस हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं, सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव हैड हार्ट फेलियर और किसी और तरीके की जो कंडीशंस है वो कार्डियोमायोपैथी या कुछ और भी है, तो मे बी यू आर एट रिस्क। बट चांसेस आर कि आपको आपके जीपी ने और आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने उन्होंने आपको बताया होगा दैट यू आर एट रिस्क एंड देयरफॉर यू नीड टू बी टेकिंग फिब्रिलेशन होती है। And what they would like to kind of know, or sometimes there's a confusion, if someone has atrial fibrillation, are they at greater risk of getting COVID-19? I think atrial fibrillation tend to be older people जिनके काफी और भी health problems होती हैं, क्योंकि AF by itself is very rare. Yeah. Usually इसमें और भी आपको दिल का problem या diabetes या कुछ और भी आपके साथ होता है. And in those people, we know कि they are, so as such AF आपका increase नहीं करता chance. But I think looking at the bigger picture and the individual as a whole, these people with AF are at a risk. Okay, great. What about cardiac patients who also have diabetes or hypertension? Are they at greater risk? A very good question. कि जो people जिनको diabetes, hypertension थी, they made a significant proportion of patients जो unfortunately lost their life to COVID-19. So as such, we know कि patients जिनको दोनों हैं hypertension and diabetes, they're in the high risk group. ठीक है? We don't particularly know why, but I think it's because, like we said with AIDS, and diabetes kind of is in a way affects your immune system and makes you more vulnerable diabetes to affect you in more ways than we can explain on the show, to be honest. But Yeah. yes, it's a significant thing, and you are in the high risk group, so I would be very cautious. Okay. What about people who have एक सवाल ये है कि क्या COVID-19 की वजह से मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, और आधे या देखना ये चाहिए कि उन लोगों को जिनको इस तरह की सिचुएशन है, मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस पहले हो चुका है, तो आर दे Also show कि you're more likely to get a myocarditis or pericarditis, which is basically inflammation around the heart. या आपका दिल का जो मसल है या उसके अराउंड जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन जो होती है. It's a complication that can happen अगर आपको इन्फेक्शन हुई हुई है या अगर आपको पहले कोई दिल का प्रॉब्लम है. बट जो डेटा है उसमें जो एविडेंस है, there is nothing to die of COVID-19 than those without. जिनको अगर हार्ट डिजीज है किसी तरह की, तो क्या उनके उसकी वजह से मरने के चांसेस ज्यादा? आई नो कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी मौत का एक वक्त मुकर्रर है, दिस एंड दैट, और लेकिन फिर भी इससे एंजाइटी कम नहीं होती, इससे सोचें कम नहीं होती जो इंसान को अफेक्ट करती हैं. I think अगर हम देखें जो people who've died of COVID-19, like I said, a majority of them are older people. ठीक है? And older people में we know कि इनमें heart conditions उसमें you're likely to. But then we also have to see कि अगर we look at the whole population जो जिनको दिल का problem है, that could be angina, that could be heart failure, a number of things. Most of them have had mild symptoms. ठीक है ना? So we have to be look at the bigger picture and not just focus on कि patients that have died of it. क्योंकि if you look at the percentage of casualties, as we call it, to the virus, it's actually a small percentage compared to people who've had the infection and survived as well. So we also have to see उसी पे होती है कि जितने लोगों की डेथ हो गई है या जितने लोग बहुत सीरियसली, बट देन देयर आर नंबर ऑफ स्टोरीज के जहाँ पे लोग माशाल्लाह से ठीक भी हुए हैं. So it really varies as long as it depends आपकी हेल्थ कैसी और आप उसको कितना अच्छा
अपने आप को रखते हैं, अपनी अपनी जो है मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को कितना मेंटेन रखते हैं. दैट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, इजंट इट? मेरे वार्ड पे the other day we had a 102-year-old who recovered and was discharged. So like हम कहते हैं age is a risk factor as well, it is, but then there are people who have survived. सवाल है जिसको हमने पहले से भी किया था कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी जो एडवाइस जनरली मिल रही है इज लाइक नॉट टू गो टू द हॉस्पिटल and not to seek help, and I think it's the advice is not to seek help, but this is how it's been, उसको ऐसा समझा गया, ऐसा इंटरप्रेट किया गया है लोगों की तरफ से, और कुछ थोड़ा सा खौफ और वो भी है. तो एक जो सवाल आपसे कोई पूछ सकता है कि जी मुझे पता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, और अगर मुझे इन्फेक्शन हो जाए तो मैं उस सूरत में किस तरह से जो है मेडिकल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो लिंक एफएम. जी जी आई एम कॉलिंग फ्रॉम शेफील्ड. जी आपका सवाल है कोई? जी मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पेशेंट को एंजाइना हो और उसको स्टेंट डला हो तो उसकी क्या रिस्क है? कि उसको कोविड-19 होने के कितने रिस्क हैं, या मतलब इज वर्किंग रिज्यूम करते हैं तो? अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करती हूँ. आपका सवाल मुझे बताइएगा कि मैंने सही से पूछा नहीं. तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी कोई ऐसे शख्स हैं जिनको के हार्ट पेशेंट है, स्टंट डला हुआ है, एंजियोग्राफी वगैरह के बाद स्टंट डला हुआ है, और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, उनका जो जॉब है वो हॉस्पिटल की सेटिंग में या हेल्थ केयर प्रोफेशन में, वो की वर्कर्स में आते हैं, तो आप ये जानना चाह रहे हैं कि वो कितने रिस्क पर हैं कोविड-19 इन्फेक्शन होने के? जी यमुना. तो पहला सवाल क्या था? पहले उस पे देख लेते हैं, फिर इस पे आ जाते जो हमारे कॉलर ने पूछा. तो पहला सवाल ये था कि अगर हॉस्पिटल मुझे नहीं जाना, मुझे लगता है मुझे इन्फेक्शन है, तो मैं क्या करूँ? मुझे पहले से प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन भी है, तो व्हाट शैल आई डू? शैल आई जस्ट मैनेज माई सेल्फ और शैल आई गो टू हॉस्पिटल? एग्जाम्पल, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और आपका सांस फूल रहा है, आई वुड सजेस्ट कॉल 111. अगर क्रिटिकल नहीं है, स्पीक टू देम एंड गेट एडवाइस, बिकॉज उनकी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग है. एंड देन आई थिंक अगर आप यू गेटिंग शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, आपकी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, एंड द ओनली सिम्टम्स इफ यू हैड आर लाइक फीवर, those can be managed with paracetamol, for example. ठीक है ना? But I think the main message is कि if you do not feel कि you can manage your symptoms at home, is best to call 111. If unto illness, if it's life-threatening, then call 999. And speak to somebody and get yourself checked out. Okay, great. Excellent. Thank you. जैसे यमुना ने कहा, these are trained healthcare professionals, trained healthcare providers, और मुख्तलिफ टीयर्स हैं उनकी. तो जो आपके स्टार्ट ऑफ से कॉल हैंडलर्स हैं, उनके पास वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एंड देन डिपेंडिंग ऑन कितनी आपको आपकी सिचुएशन कैसी है और आपको किस तरह की हेल्प चाहिए, दे हैव गॉट नर्सेज हु विल टॉक टू यू, दे हैव गॉट डॉक्टर्स हु विल टॉक टू यू, एंड दे एस्केलेट आगे जो आपकी सिचुएशन उसको करके आपको चैनलाइज करते हैं अप्रोप्रिएट हेल्प के लिए, कि जहाँ से आप जो है एंजियोग्राफी या दी आई थिंक ही सेड about stent, वो है. Do you think they are more at risk of having COVID-19 if they are at work or if they go back to work? I think it goes without saying कि अगर आप healthcare professional and you're on the front line, you're more likely to contract COVID-19 क्योंकि आपका exposure is going to be higher. I think in regards to, I don't know what job they do in the hospital. अगर concerns हैं तो contact the occupational health. और अगर उनकी concerns हैं तो my advice is contact your occupational health department because they are responsible for your well-being while you're an employee. ठीक है ना? And they are the ones who are going to advise you कि whether you can go back to your normal work or whether you need adjustments. That could be कि अगर आप you're having patient contact but you're in the high risk group, you work from home. Because yes, we want to help people, but first of all we have to help ourselves, patient health department. And I think also it will also depends कि आपकी वैसी situation कैसी है, आपकी general health otherwise कैसी है और बाकी सारी चीजें. But as you've said that you need to talk to, I think it's important to talk to the occupational health. It's important to talk to your managers and if you have got any concerns, क्योंकि एक जो रिसर्च आ रही है जिसमें हम ये देखते हैं कि लोग ब्लैक एंड माइनॉरिटी एथनिक कम्युनिटी से लोग ज्यादा अफेक्टेड हैं, और खासतौर पे अगर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को देखें तो नंबर जो हमारे लोगों का जिनकी डेथ्स हुई हैं उसमें बहुत बात नहीं करते या उतना कॉन्फिडेंटली चेंज के लिए नहीं कहते जहां हमें कहना चाहिए, अपने कंसर्न्स रेज नहीं करते. तो प्लीज 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 अगर आपको किसी भी तरह का कोई ऐसा कंसर्न है, कोई भी ऐसी चीज है
है तो अपने मैनेजर से जरूर बात करें, बताएं कि जी दीज आर माई सिचुएशन, दिस इज माई कंडीशन एंड यू नीड टू नो दैट, एंड दे विल ऑर्गेनाइजेशंस शुड लुक इनटू इट. एंड आई थिंक इस वक्त सारी ही ऑर्गेनाइजेशंस आर हैव द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज एज टू हाउ टू एस्केलेट इट, बट ऑक्यूपेशनल हेल्थ is the best starting point. Definitely, that's what I would say. Yeah. Okay, great. चलें, ये तो हो गया. अब एक और सवाल है हमारे पास, वो ये है कि अगर मुझे फ्लू हुआ है और आई गेट फ्लू न्यूमोकोकल वैक्सीन हर साल मुझे जो है वो मैं लेता हूँ, तो एम आई प्रोटेक्टेड फ्रॉम दी COVID-19? I mean, No. coronavirus. No, they're different to the coronavirus. And just because you've had the vaccination, you won't be protected. Because जब ये develop हुई थी vaccine, usually वो summer में develop होती है, September में हमारी आती है, हम patients को दे देते हैं. तो if you think about it logically, जो coronavirus है, वो तो November December में हमें पता चला है, तो it's a new virus. And there is no current vaccination. If you had it, you're not protected against coronavirus. Because we don't know much about the virus yet. It's a new disease. जैसे आपने कहा, we may have vaccine in future, but not at the moment. Great. Thank you so much, Amna. And I think people would find this information really useful. So हमारे पास रह गए हैं 25 seconds. Any last messages? And please look at the bigger picture. Just don't focus on the deaths and the casualties. And look after yourself. Okay. बहुत शुक्रिया. Thank you very much everybody for listening, and I hope के प्रोग्राम आपको पसंद आया हो. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी next week. अल्लाह हाफिज. This is important information from the government about getting tested for coronavirus. You will be able to have a test if you have symptoms and you fall into any of the following categories: essential workers doing vital jobs to keep the country going, people whose work can't be done from home, for example construction workers or delivery drivers, and people aged 65. To find out how to get a test, go to gov.uk/coronavirus. Stay alert. Control the virus. Save lives. Whether it's for your home or your business premises, visit the Wentworth Contract Showroom on Princes Street. Special offers, including carpets at just £3.50 per square metre. This family-run business supply and fit them all. And if you can't get to the showroom, Wentworth Contracts will bring samples.